नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मॉनिटर में। तो आज का टॉपिक है यूपी टेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो जोड़ा सही नहीं है उसको यहाँ पे छांटना है। तो पहला ऑप्शन है शिवराज भूषण और उनके रचनाकार हैं भूषण। शब्द रसायन जिसके जो है रचनाकार हैं देव, और परिमल जिसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ऑप्शन डी है उद्धव शतक जिसके रचनाकार यहाँ पे भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ए, बी और सी ये तीन ऑप्शन है, ये तीनों बिल्कुल इनके जोड़े जो है सही हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन डी है उद्धव शतक और उसके रचनाकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि यहाँ पे उद्धव शतक के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर है। ये किसकी रचना है? जगन्नाथ दास की। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो यहाँ पे नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो इन चारों ऑप्शन में ऐसे तीन शब्द होंगे जो बिल्कुल एक जैसे हैं, जिनका अर्थ जो है एक समान होगा, लेकिन जो अलग होगा वही हमको यहाँ पे छांटना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है चिरंतन, दूसरा ऑप्शन है शाश्वत, तीसरा सनातन और चौथा ऑप्शन है अधुनातन। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप चिरंतन, शाश्वत और सनातन, इन तीनों का अर्थ होता है कि काफ़ी मतलब लंबे समय तक, यानी कि ये कह सकते हैं कि बहुत सतत कालखंड है। लेकिन अधुनातन जो होता है इसका अर्थ होता है कि आज तक का घटित काल। तो इसलिए इन तीनों में जो सबसे अलग कौन है? अधुनातन। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अर्वाचीन शब्द का विलोम। अर्वाचीन शब्द का विलोम कौन सा शब्द होगा? यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है प्राचीन, दूसरा अद्यतन, अधुनातन और चौथा है सनातन। तो अर्वाचीन का क्या होगा? अर्वाचीन शब्द का अर्थ होता है नवीन। जिसका विलोम क्या होना चाहिए यहाँ पे? अब नवीन का विलोम तो आप लोग जान ही रहे हैं, क्या होगा? प्राचीन। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यानी कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यानी कि वहां पे हमें कह सकते हैं कि जो मात्रा सही लगी है कि नहीं लगी है। तो व्याकरण के रूप से देखने का मतलब ये होता है कि किस रूप में लिखा हुआ है, मात्रा इस पर सही लगी हुई कि नहीं लगी हुई है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे चारों ऑप्शन से छांटने हैं। तो पहला ऑप्शन है बिरहड़ी, दूसरा है गृहिणी, तीसरा है विभीषण और चौथा है जगत गुरु। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गृहिणी, विभीषण और जगत गुरु ये तीनों बिल्कुल सही हैं, जबकि बिरहड़ी जो है ये गलत है। क्योंकि इसको क्या होना चाहिए था? बिरहड़ी की जगह यहाँ पे होना चाहिए था विरहिणी, यानी हा पे छोटी की मात्रा अगर लगी होती तो ये हमारा ऑप्शन सही होता है। तो कौन सा गलत हो गया यहाँ पे? अशुद्ध कौन सा है? ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसकी रचना है? जी हाँ, यहाँ तुलसीदास किसकी रचना है? तो यहाँ नीचे जो है रचनाकारों के नाम लिखा गया है। तो इनमें से हमको छांटना है कि कौन से जो है किस जो है रचनाकार की ये रचना है तुलसीदास। तो पहला है मुक्तिबोध, दूसरा ऑप्शन है गे, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सूर्यकांत त्रिपाठी जी को हम लोग जानते हैं कि छायावाद के जो एक सलाका पुरुष के रूप में जानते हैं। तो आप हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो है रचना है तुलसीदास।
अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्राक, दूसरा है प्राग, तीसरा है प्र और चौथा ऑप्शन है प्रागैति। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? अगर हम इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे एक तरीके से तो क्या होगा? प्राक धन ऐतिहासिक। यहाँ पे प्राक धन ऐतिहासिक, इसका जो है मतलब इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो पहला क्या आ गया? प्राक धन ऐतिहासिक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ए, क्योंकि यहाँ पे कौन सा आ रहा है उपसर्ग? प्राक, तो प्राक, इसलिए हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलंकार में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया, यानी कि कौन सा उपसर्ग इसमें लगा हुआ है? तो अगर हम इसको अलग करें तो क्या होगा? अलम धन कार। क्या होगा? अलम धन कार, यानी कि इसको अलग अलग करेंगे तो अलम हो जाएगा अलग और कार अलग होगा, तो क्या मिल होगा? अलंकार होगा। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग प्रश्न को बड़ी जल्दी में पढ़ते हैं और दिमाग में आता है कि हमने जो प्रश्न पढ़ लिया वो बिल्कुल सही पढ़ लिया। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे प्रश्न को तो जो है हमारा जो ज़्यादातर क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना? क्योंकि हम लोग क्वेश्चन ही गलत पढ़ते हैं और फिर उसका आंसर जो है गलत हो जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन यहाँ पे देखिए य, छ, त्र और ज्ञ। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं छ, त्र, ज्ञ, ये तीनों जो क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। लेकिन यहाँ पे य क्या है? ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? या, यानी कि ए। चलिए अगला प्रश्न है, विश्लेषण शब्द का विलोम। विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे विवेचन दिया हुआ है ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया संश्लेषण और तीसरा ऑप्शन है व्याख्या और चौथा ऑप्शन है विभाजित। तो यहाँ पे विश्लेषण का क्या होगा? पहला नहीं होगा, दूसरा होगा संश्लेषण। ठीक, तो विश्लेषण का जो है विलोम क्या होता है? संश्लेषण। अगला प्रश्न, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें से पुल्लिंग क्या है? यहाँ ऑप्शन दिया है पहिया, लिखावट, पखावच, मझधार। तब देखिए होता क्या है कि अब पुल्लिंग कैसे हम देखेंगे तो कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जो हमारे क्रिया के ऊपर निर्भर होते हैं, उनकी क्रिया जो है कैसी हो रही है। जैसे पहिया घूमता है, पहिया घूमती नहीं है, तो पहिया घूमता है हम करेंगे ज़्यादातर। अब ज़्यादातर का मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं, तो ये होता है कि पहिया घूमता है, पहिया घूमती, ये गलत है। तो क्रिया क्या जो है? पुल्लिंग को इंडिकेट कर रहा है। लिखावट, लिखावट अच्छी है ना? तो हमारा पहला ही ऑप्शन, हमने इसको देखा कि पहिया घूमता है, तो ये पहला ही हो गया हमारा पुल्लिंग। तो हम पहले पे ऑप्शन लगाएंगे अपना, जो है पहला ऑप्शन कौन सा है? ए। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 15, 25, 18, 22। तो हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया अखिलेश, बी लीलाधर जगूड़ी, ऑप्शन सी है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और चौथा ऑप्शन है हरे प्रकाश उपाध्याय। तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? चलिए
ऑप्शन ए होगा अखिलेश। कौन होगा? अखिलेश। और ये पत्रिका जो है लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है तो कौन सी है? पहला ऑप्शन है सरस्वती माधुरी, कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप, कल्पना ज्ञानोदय, और चौथा ऑप्शन है नवनीत कादम्बिनी। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। तो ये जो पत्रिका युग्म है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। प्रश्न क्या है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा है बुंदेली, तीसरा है ब्रज, और चौथा ऑप्शन है डी छत्तीसगढ़ी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सूरसागर सूरदास की जो भक्ति के पद हैं उनका संग्रह है। तो सूरदास किसके बारे में बोले? वो भगवान कृष्ण के बारे में। उन्होंने क्या किया था कि उनका उल्लेख किया है, तो इसलिए सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ये ब्रज भाषा में है। एक बात और बताते हैं आपको, जैसे जो कृष्ण काव्य के बारे में अगर जो है चर्चा की जाती है तो याद है कि कृष्ण काव्य जो है वो कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में है। और राम काव्य की अगर बात की जाए तो राम काव्य किस भाषा में है? वो अवधी भाषा में। ये दो चीज़ों को आप याद रखिएगा तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे जो कृष्ण काव्य है वो ब्रज भाषा में है और राम काव्य अवधी भाषा में है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ब्रज। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? अब देखिए यहाँ पे प्रश्न जो है थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? अब यहाँ पे नीचे जो है पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, परमाल रासो और बीशल देव रासो। अब इनमें से ये हमको छांटना कि कौन सा आल्हा खंड के रूप में जाना जाता है ना? तो पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, और कौन सा है? परमार रासो, बीशल देव। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, परमाल रासो। चलिए अगला प्रश्न क्या है? घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे देखिए घुमक्कड़ में घूमना इसका क्या है? मूल शब्द है। तो मूल शब्द में क्या लगा हुआ है? अक्कड़ लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? घुमक्कड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है? अक्कड़, अड़ा, अड़ और कड़ दिया गया है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में कौन सी संधि है? यहाँ पे देखिएगा संधि विच्छेद इसका किया जाए तो क्या होगा? स्वधन छंद होगा। तो स्वधन छंद यह क्या है? या व्यंजन संधि का एक रूप है जहाँ पे अगर किसी हर्ष आ के बाद अगर छ आता है तो उसका क्या हो जाता है? च। तो यहाँ पे देखिए स्वच्छंद में बीच में च आ रहा है तो यहाँ पे क्या है? स्वच्छंद। तो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? डी। अगला प्रश्न, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। क्या है? मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन जो है कर्तृवाच्य है। तो कर्तृवाच्य क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रिया होती है कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है, ठीक है ना। और जो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य में क्या होता है कि क्रिया कर्म के, अब देखिए कर्तृवाच्य में कर्ता के और कर्मवाच्य में कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होती है। और यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है भाववाच्य, भाववाच्य में क्या होता है यहाँ पे ना कर्ता के और ना ही कर्म के, या किसके अनुसार होता है? भाव के अनुसार होता है। ठीक, तो जो हमारा प्रश्न है तो यह कह रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यानी कि किसी के द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि भाव है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? सी होगा।
ठीक। अगला प्रश्न है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणबोधक और सार्वनामिक। ये चारों क्या हैं, ये चारों ऑप्शन विशेषण के प्रकार हैं। तो लेकिन हमको यहाँ पे देखना है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, यानी कि विशेषण में विशेषण के बारे में पूछ रहा है, यानी कि विशेषण का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी परिमाणबोधक, ऑप्शन क्या होगा, सी परिमाणबोधक। परिमाणबोधक ही क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि परिमाणबोधक में किसी भी, अगर हम बात करें किसी संज्ञा की, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के नाप, तौल और मात्रा के बारे में बताएं, वह परिमाणबोधक विशेषण कहलाते हैं। क्या होते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के नाप, तौल और मात्रा को बताएं, वो परिमाणबोधक होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 गज मलमल, यानी कि मलमल के बारे में बताया जा रहा है कि वह 4 गज का है, ठीक है ना, उसकी नाप कितनी है, 4 गज की है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, परिमाणबोधक होगा। अगला प्रश्न है गोधूम शब्द का तद्भव क्या है। गोधूम शब्द का तद्भव, अब देखिए तद्भव का मतलब यानी तत्सम शुद्ध रूप, यानी एक तरीके से कह सकते हैं संस्कृत रूप, और तद्भव यानी आम बोलचाल की भाषा में जो हम लोग शब्द बोलते हैं वह शब्द। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है गेहूं, गाय, गोबर, गोधन। अब इन चारों में से देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, गेहूं। कौन सा होगा, गेहूं। गोधूम का तद्भव क्या होगा, गेहूं, ठीक, क्योंकि गोधूम गेहूं का तत्सम रूप है, ठीक है ना, गेहूं का तत्सम रूप क्या है, गोधूम है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है शीश का तत्सम रूप क्या है। शीश का तत्सम रूप क्या है। तो यहां देखिए शीशा, शीर्ष, सिरा और शीर्षक। तो शीर्ष का तत्सम रूप क्या होता है, शीर्ष होता है। ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है चौराहा शब्द में कौन सा समास है। किसमें, चौराहा शब्द में कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विग और चौथा है अव्ययी भाव। तो यहां पे देखिए चौराहा क्या लिखा हुआ है, चौराहा लिखा हुआ है। तो चौराहा में क्या होगा, द्विग समास होगा। क्यों, द्विग समास में पूर्व पद संख्यावाची है। क्या है, संख्यावाची विशेषण होता है, तो इसलिए चौराहा में क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी होगा, द्विग समास, ठीक। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो कौन सी भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। पहला देखिए यहाँ पे किंडरगार्टन, दूसरा ऑप्शन है मॉन्टेसनरी और चौथा है ड्रेकाली और चौथा है अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में हम बात क्या हो रहा है, यहाँ पे भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और ड्रेकाली ये तीनों भाषा शिक्षण की पद्धतियां हैं, है ना। लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन यह क्या है, यह अधिगम से संबंधित है। किससे संबंधित है, अधिगम से संबंधित है। तो यह भाषा शिक्षण की पद्धति में नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आदिकाल की रचना है। आदिकाल की कौन सी रचना है। तो ऑप्शन है अखरावट, छत्रसाल, दशक, दीपशिखा, खुमार, रासो। तो ऑप्शन हमारा होगा डी। क्या होगा, ऑप्शन डी, खुमार रासो। इसके रचनाकार कौन है, दलपत विजय। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। किनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह
है। तो कौन सा निबंध संग्रह है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है माटी के फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कड़क मुस्काए, आलोक पर्व। तो यहाँ पे ऑप्शन बी चिंतामणि हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है मुद्री का तत्सम रूप। मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है मुस्वय, दूसरा ऑप्शन है मुंदरी, तीसरा मुद्रिका और चौथा है मुद्रिका। ठीक। तो मुद्री का तत्सम रूप, मुद्रिका है ये तद्भव रूप में है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? मुद्रिका। क्या होगा? मुद्रिका होगा। ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी मुद्रिका होगा। अगला प्रश्न है मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है उस्मान, दूसरा है मंझन, तीसरा है कुतुबन और चौथा है डी जायसी। ठीक। तो किसकी रचना है? कुतुब, किसकी है? कुतुबन की। इनमें से कौन शब्द तद्भव है? इनमें से कौन शब्द तद्भव है? मधु, भ्रमर, मधुकर और भंवर। तो इसमें से कौन सा तद्भव है? बाकी देखिए मधुप, भ्रमर और मधुकर ये सब क्या है? ये तत्सम रूप है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन डी हमारा भंवर, ये क्या है? तद्भव है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी भंवर। अगला प्रश्न है सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। तो क्या है? पहला ऑप्शन है सूर्योधन द, दूसरा है सूर्य धन उदय और तीसरा है सूर्य धन उदय और चौथा है सूर्य धन उदय। तो यहाँ पे देखिए सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऑप्शन बी सूर्य धन उदय। क्यों? यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे सूर्योदय है ये गुण संधि का रूप है, एक उदाहरण है। क्योंकि यहाँ पे हम सूर्य धन उदय को देखें तो आ के बाद ई, आ के बाद उ और आ के बाद अगर री आता है तो वहां पे क्या होता है? गुण संधि होती है। जैसे आ धन ई मिलके क्या बनता है? ए, और आ धन उ मिलके क्या बनता है? ओ। तो यहाँ पे देखिए सूर्य धन उदय में क्या हो रहा है? आ और उ मिलके ओ बना जाए सूर्योदय। ठीक है ना? इसलिए क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी होगा सूर्योदय। अगला प्रश्न क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हास, रति, क्रोध और उत्साह। तो यहाँ पे देखिए हास किसका है? हास्य का। हास किसका है? हास्य का। रति श्रृंगार रस का होता है, क्रोध रौद्र का होता है और उत्साह वीर, किसका? वीर रस का होता है। तो इसलिए श्रृंगार रस का कौन सा ऑप्शन हमारा होगा? डी होगा। ठीक।